क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बेटा हम एफ़ई की मेटलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एफ़ई की मेटलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने जो एफ़ई की मेटलर्जी के बारे में बात की थी, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियोस के बाद निकल के आता है, प्रीवियस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा है वो है एफ़ई के अयस्क के सांद्रण की क्रिया के बारे में। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो एफ़ई होता है, आयरन होता है, उसके मुख्य अयस्क के रूप में उसके ऑक्साइड अयस्क जो होते हैं वो मुख्य अयस्क के रूप में प्रमुख रूप से माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कि उसमें मोस्टली 55% तक एफ़ई या आयरन जो होता है वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का कार्य करता है। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम अयस्क के सांद्रण के बारे में बात करेंगे। जो उसके ऑक्साइड अयस्क हैं एफ़ई के, उनके सांद्रण का कार्य कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सांद्रण का मतलब क्या होता है कि अशुद्धि को हमें क्या करना है, जो हमारी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धि है उसको हमें अयस्क से प्रमुख रूप से क्या करना है, अलग करना है। और अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की ये जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को हम प्रमुख रूप से सांद्रण या प्यूरिफिकेशन की क्रिया के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। तो इनमें सबसे पहली क्रियाओं के बारे में बात करें। चूँकि यहाँ पे अयस्क के सांद्रण के बारे में बात चल रही है, तो अयस्क का सांद्रण जो होता है वह प्रमुख रूप से दो विधियों के द्वारा मोस्टली किया जाता है। आपको मालूम है सबसे पहले ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत सिंपल सा एक पैटर्न होता है। एक लकड़ी का बना हुआ तख्ता होता है ढालू, उसके ऊपर प्रमुख रूप से रैक्स लगी हुई रहने का कार्य करती हैं। ऊपर से हम पिसे हुए अयस्क को डालते हैं और जल की तेज धारा को प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी के साथ होता ये है कि जो पाए जाने वाला प्रमुख रूप से हमारा भारी अयस्क जो होता है वो रैकों के ऊपर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और जो धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर थोड़े बहुत जो मात्रा में होते हैं वह प्रमुख रूप से क्या होते हैं, जल की तेज धारा के साथ प्रमुख रूप से बहकर नीचे की ओर एकत्रित होने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस विधि को हम प्रमुख रूप से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए जैसा कि लिखा है यहाँ पे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो होती है इसमें लोहे अयस्क में 20 से 55% के बीच लोहा उपस्थित होता है, इसलिए इनके सांद्रण की आवश्यकता नहीं होती। इनमें हल्की अशुद्धियों के रूप में रेत या मिट्टी जो होती है वह उपस्थित होती है, जिनका निष्कर्षण इस विधि के द्वारा कर लिया जाता है। इस विधि में संपूर्ण अयस्क को पीसकर जल की धारा में हम प्रवाहित करते हैं। इस कारण अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं और लोहे अयस्क जो होता है वो भारी होकर प्रमुख रूप से नीचे की ओर बैठने का, अर्थात जो लकड़ी के बने हुए रैक्स हैं उनके ऊपर प्रमुख रूप से रुकने का क्या करता है, कार्य करता है। जो भी ढालू तल हमने बनाया था, इस प्रकार से आपने एक चित्र देखा था, इस प्रकार से हमारा ढालू तल बना था। इसके ऊपर प्रमुख रूप से इस प्रकार से रैकें जो थी वो लगे रहने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे जो भारी अयस्क होगा वह प्रमुख रूप से रैकों के ऊपर रुक जाएगा। जल की तेज धारा को हम प्रवाहित करने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ से जल के साथ जो प्रमुख रूप से धूल के कण होंगे वह प्रमुख रूप से बहकर क्या हो जाते हैं, अलग होने का कार्य करते हैं। इस विधि को हम प्रमुख रूप से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो एफ़ई के शोधन के लिए या एफ़ई के सांद्रण के लिए या अयस्क के उसके सांद्रण के लिए हम जिस विधि को उपयोग में लाते हैं उसको हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, इसी में सांद्रण की क्रिया के अंतर्गत ही नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये भी बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है। इसमें धातु के बने हुए दो प्रमुख रूप से पहिए होते हैं, उनके ऊपर एक पट्टा कसा हुआ रहता है। उन पट्टों के ऊपर हम क्या करते हैं, हॉपर की सहायता से पिसे हुए अयस्क को डालने का कार्य करते हैं। इनमें से एक जो पहिया होता है वह प्रमुख रूप से चुंबकीय गुण को धारण करने का क्या करता है, कार्य करता है। जिसके कारण होता यह है कि अयस्क जो है वो चुंबकत्व के गुण के कारण प्रमुख रूप से क्या होता है कि चुंबकीय पहिए के पास प्रमुख रूप से आकर एकत्रित होने का क्या करता है, कार्य करता है। और अशुद्धियां जो होती हैं वह प्रमुख रूप से दूर की ओर एकत्रित होने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इस विधि को हम प्रमुख रूप से चुंबकीय पृथक्करण विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये दोनों विधियां मैंने आपको चैप्टर के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। हम जब सांद्रण अयस्क के सांद्रण की बहुत सी विधियों के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो इनको आप बड़े आसानी से देखने का कार्य कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बड़े आसानी से आप इसको देख सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली हमें। सभी बच्चों को बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बहुत ईजी है। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बहुत छोटे से वे में हम उसको समझने का कार्य कर सकते हैं। अगर आपने पहले की क्लासें अच्छे से पढ़ी हैं तो ये चीज़ें हम बहुत आसानी से इजी वे में हम उनको समझ लेंगे। एक बार मैं चुंबकीय पृथक्करण विधि को दोहरा देता हूँ। लिखा हुआ है इस विधि के द्वारा मैग्नेटाइट ऑक्साइड अयस्क के एफ़ई का उसके सांद्रण का हम कार्य करते हैं। इस विधि में लोहे अयस्क को पीसकर हॉपर के द्वारा गोलाकार पहियों में लगे हुए पट्टे पर डाल दिया जाता है, जिसके कारण लोहे अयस्क जो होता है चुंबकीय रोलर के पास एकत्रित होता है तथा अशुद्धियां क्या होती हैं, दूर की ओर एकत्रित होने का कार्य करती हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बच्चों के समझ में ये आ रहा होगा। चलिए सांद्रण के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं सांद्रित अयस्क का निस्तापन या भर्जन। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो सांद्रित अयस्क के निस्तापन या भर्जन के बारे में बात करते हैं। निस्तापन का मतलब आपको मालूम है कि हमें प्रमुख रूप से क्या करना है, वायु की अनुपस्थिति में हमारे अयस्क को हमें गर्म करने का क्या करना है, कार्य करना है, पहली बात। दूसरी बात,
भर्जन की क्रिया हम इसलिए कर देते हैं कि वायु की अधिकतम मात्रा में हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं, अयस्क को प्रमुख रूप से गर्म करने का कार्य करते हैं। दोनों क्रिया प्रावर्तनी भट्टी के अंतर्गत संपन्न होने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। भर्जनी क्रिया के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है वो सरंध्र होता है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा लास्ट में, सरंध्र अयस्क किसे कहते हैं। सरंध्र अयस्क को मैं क्लियर कर दूं, सरंध्र अयस्क का मतलब होता है वे अयस्क जिन्हें भर्जन की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले वे अयस्क जिनमें प्रमुख रूप से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले अयस्क को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सरंध्र अयस्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मोस्टली बात यहाँ पे ये आती है, भाई सरंध्र अयस्क कैसे बन जाता है बच्चों के दिमाग में जब ये आता है, तो होता क्या है बेटा कि नमी होती है। जब भर्जनी क्रिया में, जब रोस्टिंग की क्रिया में हम प्रमुख रूप से अयस्क का उसके भर्जन कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि नमी जो होती है वह प्रमुख रूप से उसकी सतह से निकलने का कार्य करती है। नमी निकल जाएगी तो जो वहाँ पाया जाने वाला अयस्क होता है वह प्रमुख रूप से क्या होता है, उसके ऊपर छिद्रनुमा संरचनाएं बनने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख रूप से क्रिया होती है उसको हम भर्जनी क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। मुझे यहाँ से बताना सबसे पहले होगा क्या, निस्तापन या भर्जन की क्रिया में तो हमने जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मैग्नेटाइट अयस्क को लिया, मैग्नेटाइट अयस्क को हमने प्रमुख रूप से निस्तापनी क्रिया में किया। निस्तापनी क्रिया में आप उसको गर्म करने का कार्य करोगे तो यहाँ से क्या होगा, फेरस का ऑक्साइड बन जाएगा और जल क्या हो जाएगा, मुक्त होने का कार्य करेगा। दूसरी कंडीशन में जो पाए जाने वाले Fe के साथ अन्य जो अशुद्धियों के रूप में उपस्थित है, गंधक हो गया, फास्फोरक हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, फास्फोरस ऑक्साइड के रूप में, आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में, ये सभी के सभी ऑक्सीकृत होकर वायुमंडल में मुक्त होने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बहुत सिंपल सी क्रिया है। अगर सल्फर उपस्थित होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा फास्फोरस ऑक्साइड, आर्सेनिक होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा आर्सेनिक ऑक्साइड के निर्माण का क्या कर लिया जाता है, कार्य कर लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद हम अगर आगे की ओर चलें, देखिए लास्ट में यहाँ पे बचा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से हैं। तीसरा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें मोस्टली ध्यान देने का काम करना है। होता क्या है कि अब जब हम प्रमुख रूप से निस्तापन या भर्जन क्रियाओं कर रहे होते हैं तब होता क्या है कि फेरस कार्बोनेट जो होता है, फेरस कार्बोनेट अपघटित होकर फेरस ऑक्साइड के निर्माण का क्या करेगा, कार्य करेगा। मान लीजिए, या अब यहाँ पे बात बच्चे के दिमाग में आती है, सर ये फेरस कार्बोनेट कहाँ से आ गया, तो हम कार्बोनेट अयस्क को यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रमुख रूप से कुछ मात्रा में कार्बोनेट अयस्क को मिलाने का कार्य किया जाता है। इससे Fe कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट जो होता है वो बनने का कार्य करता है। फेरस कार्बोनेट का अगर आप निस्तापन करोगे तो होगा क्या कि यहाँ से फेरस जो होगा वो ऑक्साइड के निर्माण का कार्य करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह प्रमुख रूप से यहाँ से रिलीज होने का क्या करती है, कार्य करती है। या होगा ये भर्जन की क्रिया में फेरस ऑक्साइड जो होगा वह प्रमुख रूप से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी और प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आपके फेरिक ऑक्साइड के निर्माण का क्या कर लेती है, कार्य कर लेती है। इस क्रिया में सबसे बड़ा बिंदु ये है कि यहाँ पे फेरस कार्बोनेट जो होता है, फेरस कार्बोनेट ये अपघटित होकर फेरस ऑक्साइड के निर्माण का कार्य करता है और फेरस ऑक्साइड जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। अब हमारे पास अयस्क कौन सा बचा, अब हमारे पास बचा फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्रमुख रूप से हमें यहाँ पे बचने का क्या करता है, कार्य करता है। और लास्ट बिंदु पे आता है कि पाए जाने वाला जो अयस्क होता है वो सरंध्र हो जाता है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि सरंध्र का मतलब क्या होता है कि भर्जन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अयस्क से नमी जो होती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। नमी के निकल जाने के कारण प्रमुख रूप से पाए जाने वाली सतह के ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचनाएं बनने का कार्य करती हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले अयस्क को हम सरंध्र अयस्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो मोस्टली चीजें पढ़ने का कार्य किया वो Fe का सांद्रण किस प्रकार से करते हैं, निस्तापन और भर्जन की क्रियाओं में क्या क्या करते हैं, इनको हमें विशेष तौर पर याद रखना है। Fe में जो प्रमुख रूप से अयस्क जो हम लेने का कार्य कर रहे हैं Fe2O3 ले रहे हैं, पहले निस्तापन करेंगे, जल को निकालकर वाष्प रूप में कर देंगे। जो अशुद्धियों के रूप में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक है इनको हम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। फेरस कार्बोनेट, कार्बोनेट कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बताया कि जब निस्तापन की क्रिया या भर्जन की क्रिया करते हैं तो कुछ मात्रा में कार्बोनेट को मिलाने का कार्य किया जाता है। तो उस कार्बोनेट को हम प्रमुख रूप से जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और फेरस ऑक्साइड जब पुनः ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से हमारे पास अब जो अयस्क बचा है वो कौन सा बचा है, फेरिक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास बचने का कार्य कर रहा है। और इस क्रिया के फलस्वरूप जो पाया जाने वाला अयस्क होता है वो सरंध्र हो जाता है, मतलब उसकी सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र बनने का कार्य करते हैं। इस प्रकार का पाए जाने वाले अयस्क को हम सरंध्र अयस्क के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से आज का वीडियो के लिए ये सफिशिएंट है। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कंटेंट थोड़ा पढ़ो, मजबूती के साथ पढ़ो, क्वेश्चन को पुटअप करने की क्षमता रखो, क्वेश्चन पूछने की ताकत रखो, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, जो कुछ भी बनाता हूँ वो आपको आसानी से प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ और उन पे सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएं। वीडियो छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उसको पूर्णतः समझने का कार्य कर सको, जो भी डाउट्स हैं उनको आप क्लियर करने का कार्य कर लो। तो इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। टू बी कंटिन्यूड फॉर Fe। अब आगे की तरफ हम और भी इन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू बेटा।